Dear students, welcome back. Yes, this time for Public Administration of CPET Odisha. मैं बात कर रहा हूं पीजी एंट्रेंस टेस्ट जो अभी हुए हैं, जिसमें कि पॉलिटिकल साइंस का पेपर कल ही हम लोगों ने एनालाइज किया और आज एनालाइज कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यस, एक बात मैं कहना भूल गया था, आई एम सॉरी फॉर दैट। ये दोनों पेपर जो मेरे स्टूडेंट ने भेजा है उनका नाम है डमरूधर महतो। यस, उनका नाम भी बहुत ही यूनिक है, डमरूधर। यू नो किसका नेम है? शिव भगवान। ओके, आई होप सो। थैंक यू मिस्टर महतो फॉर सेंडिंग दिस पेपर। वो मेरे बहुत ही क्लोज स्टूडेंट हैं। और भी कुछ स्टूडेंट ने भेजा, लेकिन सबसे पहले उन्होंने भेजा, थैंक यू फॉर दैट। यस, पॉल साइंस का पेपर उन्होंने भेजा था। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जैसा मैं कह रहा हूं, सीपीयूटी उड़ीसा के एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एंट्रेंस टेस्ट की 2026 की पेपर जो अभी जस्ट आई है, उसको एनालाइज करते हैं और थोड़ी बहुत कट ऑफ पे भी बात करते हैं, लेकिन उसको बहुत ज्यादा वैल्यू मत दीजिएगा। लेट अस बिगिन। उससे पहले आपको बता दें कि यदि आप जामिया की आईआर एंड एरिया स्टडी भी देना चाह रहे हैं, जिसमें 15 दिन अभी हैं, तो 15 डेज का क्रैश कोर्स ज्वाइन करें, जिसमें मिलते हैं आपको ये सब, और आपके चांस डेफिनेटली बढ़ सकते हैं, डेफिनेटली। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपने इन डिटेल को मेल करें paulsciencehelp@gmail.com पे। एज यूजुअल, बिफोर वी बिगिन क्वेश्चन आंसर एक एक करके, जो ओवरऑल पेपर जो है इजी है। बहुत सारे लड्डू क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेवल 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये क्या है वो क्या है, बहुत लंबे लंबे स्टेटमेंट बहुत कम है। लेकिन कुछ क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, कुछ क्वेश्चन मेरे अनुसार से गलत भी हैं, सेटर ठीक से समझ नहीं पाए हैं। कहीं पब्लिक पॉलिसी के बारे में और कुछ और भी चीजों में इन्होंने कुछ गफलत किया है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में वो भी मैं आपको बताऊंगा अपने नजरिए से। आई डोंट नो, आप उस पर और रिसर्च कर सकते हैं। तो लेट अस बिगिन। कट ऑफ पे बाद में बात करेंगे। एवी डाइसी हैज प्रपोज्ड प्रोपाउंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। ये बहुत ही अब घिसा पिटा क्वेश्चन हो गया है। ये जब मैं एनालाइज कर रहा था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पिछले क्वेश्चन सीपीईटी को, उसमें भी ये कई बार आया था, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। एवी डाइसी ने एक बुक लिखा था, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 1885 में, और उसमें उन्होंने रूल ऑफ लॉ का जिक्र किया था। रूल ऑफ लॉ का मतलब यह है कि कानून की नजर में सभी बराबर हैं, जो आर्टिकल 14 में हमारे यहाँ दिया गया है, मतलब इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ, सबको कानून का बराबर जो है, कानून की नजर में कोई ऊंचा नीचा नहीं है, और जो सेम परिस्थिति में है उसको कानून इक्वल ट्रीट करेगी। ए डेमोक्रेटिक सिस्टम रिलाइज मोस्ट हैवली ऑन, ये सब जस्ट मतलब कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है। अब यहाँ देखो, कोएर्सिव पावर, क्या डंडे के जोर पे चलती है डेमोक्रेटिक सिस्टम? करिस्मेटिक ऑथोरिटी, आप जानते हो कि मॉडर्न जो अथॉरिटी है वो लीगल रैशनल होती है, वो एक लॉ के अनुसार चुनी जाती है, ना कि करिस्मेटिक या मिलिट्री फोर्स से नहीं चलती डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो एक ही बच जाता है कि लेजिटिमेट ऑथोरिटी होनी चाहिए। लेजिटिमेट ऑथोरिटी जो है वो रूल ऑफ लॉ से होती है, मतलब कि लीगल रैशनल होती है, जो वेबर ने कहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड फॉर पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले भी गलत था, अभी भी गलत है। इसका कारण है कि इसमें दो आंसर सही है। देखिए, बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में देती है 3 टियर पंचायती राज, और सिंघवी एलएम सिंघवी कमेटी 1986 में कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट देने की बात करती है। ये दोनों सही, इसलिए ये क्वेश्चन इनवैलिड है। लेकिन यदि एक आपको चुनना ही हो जबरदस्ती, तो ये मेजर है, क्योंकि इनके ही रिकमेंडेशन के बेसिस पे 3 टियर पंचायती राज जो है, विलेज पंचायत, फिर ब्लॉक मतलब पंचायत समिति, और जिला परिषद, इसकी स्थापना होती है। पुंछी समिति यहाँ पे आती है, जो एमएम पुंछी कमेटी या कमीशन, जो कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे थी 2007 में। तो ये क्वेश्चन को मैं इनवैलिड कर रहा हूं। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज टेकन फ्रॉम, ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वी ऑल नो कि हम लोगों ने नॉट ओनली पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है, लेकिन वेस्टमिंस्टर टाइप ऑफ जो कैबिनेट सिस्टम होती है, जिसमें कि कैबिनेट इज इंडिविजुअली हर मिनिस्टर एंड कलेक्टिवली इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस ऑफ द पीपल, ये भी हम लोगों ने लिया है यूके या इंग्लैंड से। Who said that the cabinet is the pivot around which the whole political machinery revolve? ये पहला डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो आपको परेशान कर सकता है, लेकिन ये सब आप सोच के ही देखोगे कि ये सब नहीं हो सकते हैं। इस टाइप की बात कहने वाले कोई इंग्लैंड के ही व्यक्ति होंगे जो कैबिनेट सिस्टम, वेस्टमिंस्टर सिस्टम पे बात करेंगे। यदि आप ऐसे गेस करोगे जो मैंने किया, तो ये जॉन मैरियट निकलते हैं, जो सही भी है, लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सिस्टम ऑफ पंचायती राज इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग? अभी मैंने कहा आपको, विलेज लेवल पे जो है विलेज पंचायत होती है, जो 1 या 2 या 3 गांवों का समूह को विलेज पंचायत कहते हैं। फिर ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति होती है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद। यही जो है बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था, 3 टियर। Who among the following governor general created the covenanted
सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया विच लेटर केम टू बी नोन एज इंडियन सिविल सर्विसेज? ये क्वेश्चन दूसरा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और ये क्या हुआ था कि उस समय तक जो मेरिट बेस्ड सिस्टम नहीं थी, कोई भी सिविल सर्वेंट जो बनते थे, मतलब कोई कंपनी के ऑफिसर बनते थे एंड ऑल, काफी करप्शन था, तो उसको दूर करने के लिए एक सिस्टम लाया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, जिसमें कि जो सिविल सर्वेंट होते थे उच्च पदों पे, वो सरकार के साथ एक कोवेनेंट साइन करते थे। कोवेनेंट मतलब एक करार साइन करते थे कि मैं ऑनेस्टी रखूंगा एंड ऑल। तो उसको कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज कहा गया, जो बाद में इलीट सिविल सर्विसेज निकली। इसमें एक समय तक इंडियन को जाने की इजाजत भी नहीं थी, बाद में इजाजत दी गई चार्टर्ड एक्ट के रिफॉर्म्स एंड ऑल। तो लॉर्ड कर्नवालिस, बट अगेन इट इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। मैं रिसर्च के लिए भी आपको प्रेरित कर रहा हूँ क्वेश्चन मार्क के साथ। वॉरेन हेस्टिंग्स यहाँ दिखते हैं, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल भी थे, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और या गवर्नर ऑफ बंगाल, चेक कर लिए, गवर्नर जनरल भी थे फर्स्ट। और 1773 सबके टाइम में जब रेगुलेटिंग एक्ट आती है, और जो कलेक्टर का ऑफिस जो है उन्होंने ही शुरू करवाया था। विलियम बेंटिक यहाँ दिखते हैं, जो सती प्रथा को खत्म करते हैं। बहुत सारा रिफॉर्म इन्होंने किया था। Who said Kautilya's Arthashastra exemplified radical Machiavellianism compared to it Machiavelli's Prince is harmless? इस टाइप की बात ये कहने, ये क्वेश्चन इतना अब रिपीटेड हो गया है। ये कहा तो था मैक्स वेबर ने, लेकिन इसका कहने का मतलब क्या था कि मैकियावेली को यदि हम कहेंगे कि इसमें कितनी कुटिलता भरी हुई है इनके थॉट में, तो आप कौटिल्या को पढ़ो, वो तो और कुटिल है, और रेडिकल है, और ज्यादा रियल पॉलिटिक है, इस टाइप की बात। ये तो ओरिएंटलिज्म आप कह सकते हो इसको, जो एडवर्ड सेड ने कहा था कि हमारे कल्चर को, हमारे नॉलेज को थोड़ा नीचा दिखाने का, कि हमें क्यों दूसते हो कि मैकियावेली ने इतना दुष्टता भरी पॉलिटिकल साइंस की बात की, आपका कौटिल्या ने तो उसे भी खराब किया, लाइक दैट। द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन मीन, अगेन ये वर्ड प्ले है, इसमें से चारों पढ़ोगे ना तो एक ही आपको समझ में आएगा कि ग्लोबलाइजेशन से मिलता जुलता है। वो क्या है कि ग्रोथ ऑफ ए सिंगल यूनिफाइड वर्ल्ड मार्केट। अदरवाइज एक सिंगल स्टेट पे सेंटर्ड सिस्टम कैसे ग्लोबलाइजेशन होगा? फॉरेन कैपिटलिस्ट ट्रांजैक्शन, क्या मतलब? ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ ए फर्म इज एट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ ऐसा बनता नहीं है। मतलब एक ही आपको बनता है। ग्लोबलाइजेशन के कई मीनिंग है, लेकिन यहाँ पे एक मीनिंग बनती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन नॉट कॉमन? ये एक क्वेश्चन है जो मैं कहता हूँ कि इसे क्या सही आंसर है। मतलब ये भी कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, पहले भी गलत थी, अभी भी। फाइलिंग का मतलब होता है रिकॉर्ड मेंटेनेंस, दोनों करते हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों। मैनेजरियल टेक्निक दोनों में, आपको पता है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में तो प्राइवेट सेक्टर के मैनेजमेंट टेक्निक पब्लिक सेक्टर में अपनाया जाता है। अब कोई दोनों में खास डिफरेंस नहीं है। स्कोप एंड कॉम्प्लेक्सिटी में कुछ प्राइवेट फर्म जो है पब्लिक सेक्टर से भी आगे हैं। आप देखो कि एनवीडिया जो है वो इतनी बड़ी कंपनी कि उसकी किसी भी कंट्री, अभी अब थर्ड लेवल पे होती, मतलब तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी होती है एनवीडिया, यदि वो एक कंट्री होती। इतने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, आपको आरआईएल जैसी, जो रिलायंस इंडस्ट्री जैसे जो अब कोग्लोमेरेट हैं, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी स्कोप इतनी हाई है, तो आप नहीं कह सकते कि स्कोप कॉम्प्लेक्सिटी में पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन अलग है। अकाउंटिंग दोनों करते हैं, दोनों को रखनी होती है, तो क्या इसमें चुन सकते हैं आप? प्राइवेट पब्लिक में जो मेन डिफरेंस जो यहाँ दी भी नहीं गई है, वो है कि पब्लिक सेक्टर जो है पब्लिक स्पिरिटेडनेस चलती है। ये इसका एम होता है पब्लिक वैल्यू क्रिएट करना, वेलफेयर क्रिएट करना। ये प्रॉफिट क्रिएशन की नहीं है। सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि ये प्रॉफिट क्रिएशन नहीं करके पब्लिक वैल्यू क्रिएट करती है, पब्लिक स्पिरिटेडनेस है, वेलफेयर ओरिएंटेड है। इट इज नॉट प्योरली कि शेयर होल्डर का वेल्थ को बढ़ाना है। तो इसलिए इसको तो आप, इसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट में डिफरेंस है कि पब्लिक सेक्टर की स्क्रूटनी बहुत लार्जर है। इवन पब्लिक स्क्रूटनी करती है, ऑडिट जो सीएजी होती है वो करती है, जो गवर्नमेंट की संस्था है। इसके अलावा सीबीआई, सीबीसी, ऑल एक्सटर्नल एजेंसी, पार्लियामेंट उसकी स्क्रूटनी करती है। प्राइवेट सेक्टर की स्क्रूटनी इतनी नहीं होती है, क्योंकि उसकी स्क्रूटनी शेयर होल्डर जो है वो, उनकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होती है वो करते हैं, वो इंटरनल मैटर हो जाता है। व्हाट इज द मेन बेसिस फॉर एलोकेशन ऑफ सीट्स टू वेरियस स्टेट इन द लोकसभा? लोकसभा में किस बेसिस पे दी गई? यही तो अभी इस पे ही तो बहस अभी हो रही है कि पॉपुलेशन के बेसिस पे भी दी गई है, और साउदर्न स्टेट जो है उनकी पॉपुलेशन कम बढ़ी है नॉर्दर्न स्टेट से, तो अब साउदर्न स्टेट चिंतित हो रहे हैं कि यदि फिर से पॉपुलेशन के बेसिस पे दी जाएगी। अभी याद रखो कि 1971 के पॉपुलेशन पे फ्रीज है, एक तरह से रोक लगा दी गई है। लेकिन अब सोचो कितना डिफरेंस आ गया है। यदि आज के पॉपुलेशन के बेसिस पे दिया जाए तो तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, ये सब तो बहुत लूज आउट करेंगे। अभी अभी हो रही कि किया क्या जाए। दो बार जो है फ्रीज किया जा चुका है, 42nd अमेंडमेंट से 25 साल के लिए, फिर 84th अमेंडमेंट से जो है 25 साल के लिए। अब क्या? दैट इज द प्रॉब्लम। और इसी बेसिस पे जो है अभी वुमेन रिजर्वेशन को तुरंत लाने की जो बिल थी वो गिर गई थी, इस डर के चलते।
Who conducts election to panchayat and municipality in the state? We should know कि आर्टिकल 243 के तहत 243 के तहत स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो स्थापित की गई है और वो जो है पंचायत म्यूनिसिपैलिटी इन सब की इलेक्शन करवाती है। यहाँ ध्यान देना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो आर्टिकल 324 के तहत स्टैब्लिश्ड है, वो जो इलेक्शन कराती है वो है जनरल इलेक्शन फॉर लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, नॉट ऑफ लोकल बॉडी। उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन है जो आर्टिकल 243 के तहत जो है सेटअप की गई है। हु कैन मेक रेगुलेशन फॉर द पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस ऑफ द यूनियन टेरिटरी? आप कंफ्यूज करके आप पार्लियामेंट सोच सकते हो, लेकिन यहाँ रेगुलेशन है, यहाँ लॉ नहीं है। रेगुलेशन इज नॉट लॉ। रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, इसको सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी कहते हैं। आर्टिकल 240 कहता है कि प्रेसिडेंट मे मेक रेगुलेशन फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस ऑफ द यूनियन टेरिटरी। इनफैक्ट यूनियन टेरिटरी की जो गवर्नेंस की जिम्मेदारी प्रेसिडेंट को है, उसके नेम पे वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर हो चाहे एडमिनिस्ट्रेटर वो शासन करते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, स्टार क्वेश्चन है, लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चन है। हु कैन एक्सरसाइज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एज पर कॉन्स्टिट्यूशन? ये सब घिसा पिटा क्वेश्चन है, बहुत बार हर एग्जाम में आया है कि दोनों ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही जो है रिव्यू कर सकते हैं, बोथ ऑफ देम। सो इट इज ए इजी क्वेश्चन नाउ। Who described India as a quasi फेडरल स्टेट? मुझे लगता है 2 दर्जन पेपर मैंने एनालाइज किया होगा जिसमें कि ये आई है केसी वेयर। क्वाजाई फेडरल मतलब आधा अधूरा फेडरल, मतलब कि ये एक ऐसा फेडरल स्टेट है जो कि देखने में यूनिटरी लगता है। द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ, किसके एडवाइस पे? दूसरा इनवैलिड क्वेश्चन है। ये एडवाइस जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की होती है, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यूनियन है, इसको कैबिनेट भी कर सकते हो, उसके एडवाइस पे प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर अपॉइंट करते हैं। यहाँ कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, प्राइम मिनिस्टर नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट नहीं, चीफ मिनिस्टर नहीं, चीफ जस्टिस नहीं। तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन भी गलत हो गया। तो इस टाइप की इन्होंने गलतियां की हैं। हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट? आसान क्वेश्चन है, गवर्नर, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उसको हटाने का अलग प्रोसेस है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा खुद ही लोकसभा के मेंबर हटा सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ पे भी देखो क्या है, ये भी इनवैलिड क्वेश्चन है। उसका कारण क्या है कि गवर्नर ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर भी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे काम करता है। यदि आप आर्टिकल 75 पर हो, उसमें लिखा है कि मिनिस्टर्स मतलब यूनियन मिनिस्टर्स होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, और प्राइम मिनिस्टर इज नथिंग बट ए मिनिस्टर। याद रखना, प्राइम मिनिस्टर के लिए कुछ भी डिफरेंट नहीं है। जो मिनिस्टर पे लागू होता है वही प्राइम मिनिस्टर पे लागू होता है, वो भी एक मिनिस्टर है, ओनली फर्स्ट मिनिस्टर है। तो वो भी जो है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे काम करता है। इसी के चलते जब बहुत टेंशन चल रहा था ज्ञानी जैल सिंह प्रेसिडेंट और राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर में, तो कई कानूनविद ने ये सलाह शायद दे दिया था, ये रूमर के रूप में पब्लिक में आया था कि आप राजीव गांधी को एज ए प्राइम मिनिस्टर डिसमिस कर सकते हो एज पर आर्टिकल 75, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, अच्छा किया। तो यहाँ पे दो आंसर सही है, गवर्नर और प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे भी ये फंबल कर गए हैं, इनवैलिड क्वेश्चन। हु एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन नाइदर द प्रेसिडेंट नॉर द वाइस प्रेसिडेंट अवेलेबल? ऑफ कोर्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसीलिए एम हिदायतुल्लाह जो है एक चीफ जस्टिस होते थे कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए उन्होंने प्रेसिडेंट की जो चार्ज भी संभाली थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज नॉट कंडक्ट द इलेक्शन टू दी। अभी मैं बता रहा था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्शन करता है। बाकी आप देखोगे तो लोकसभा, प्रेसिडेंट इलेक्शन, राज्यसभा, लोकल बॉडी के इलेक्शन वो नहीं करता है, और ये करती है स्टेट इलेक्शन कमीशन, एसईसी, एज पर आर्टिकल 243। इलेक्शन कमीशन सेटअप होती है आर्टिकल 324 के तहत। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रेसिडेंट रूल प्रोमलगेटेड ऑन एनी? प्रोमलगेटेड का मतलब उसमें हाँ इंप्लीमेंट किया जाता है, ऑन एनी स्टेट इन इंडिया, या डिक्लेयर, प्रोमलगेटेड का यूज होता है। ये सब बहुत ही बचकाना क्वेश्चन है। वी ऑल नो आर्टिकल 356 के तहत जो है प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी, और 360 के थ्रू जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो अभी तक लगी नहीं है फॉर्चुनेटली। द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एग्जिस्ट अंडर द, तो अर्बन डेवलपमेंट मीन म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, मेट्रोपॉलिटन एरिया, नगर पंचायत, ये सब के बारे में यदि कहीं भी प्रोविजन है तो वो 74th अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 243 के अंतर्गत है, पार्ट 9A में कॉन्स्टिट्यूशन के। तो 74th इजी है। 74th, हु इज फेमसली नेम्ड एज द फादर ऑफ लोकल? लेकिन इन सबको भी देख लेना कि ये अमेंडमेंट थे क्या, मैं तो ये कह रहा हूं, लेकिन इसको थोड़ा देख लें। हु इज फेमसली नेम्ड एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? ये भी क्वेश्चन अभी इतना घिसा पिटा हो गया है। लॉर्ड रिपन
और ये अभी ही इतने एग्जाम में लगातार पूछा गया है। लॉर्ड रिपन जो है वो उस टाइम में ही इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की स्थापना होने लगी थी, ग्राम पंचायत जैसे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो ग्राम पंचायत की अवधारणा है इंडिया में हजारों सालों से है पंचायत की। अभी भी कई जगह जात पंचायत, खाप पंचायत ये सब चलते हैं। तो उसको रिवाइव किया था लॉर्ड रिपन, गवर्नर जनरल या वाइसराय। द बेसिक पर्पस ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया क्या है? अब यहाँ पढ़ो, गिव पोस्ट टू पार्टी मेंबर्स, तभी आप बोलोगे टू कलेक्ट टैक्सेस डायरेक्टली, टू गिव एम्प्लॉयमेंट। आपको एक ही सही लगेगा कि हाँ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के लिए है, और कुछ आपको लग ही नहीं सकता है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू फॉर्म ए न्यू स्टेट विद इन द यूनियन ऑफ इंडिया? ये भी क्वेश्चन गलत है, क्योंकि इसकी पावर जो है आर्टिकल 3 के तहत जो है वो पार्लियामेंट को है, पार्लियामेंट, ना कि स्पीकर, नो, ना प्रेसिडेंट, ना प्राइम मिनिस्टर, ना सुप्रीम कोर्ट। तो आप देख सकते हो कि ये कितने जगह फंबल किए हैं, और ये रॉन्ग है, ये लो क्वालिटी को दर्शाता है। जो सेटर हैं, जो मॉडरेटर हैं, जो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है, दे हैव नॉट डन देयर जॉब प्रॉपरली। The concept of politics administration dichotomy was strongly advocated by, of course, Woodrow Wilson, जिन्होंने कि 1887 में आर्टिकल लिखा था स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और उसी से जो है ये आ गई थी पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी। मतलब कि जो पॉलिटिक्स है वो और एडमिनिस्ट्रेशन सेपरेट होने चाहिए। जो पॉलिसी मेकिंग है वो पॉलिटिकल एक्टिविटी है, जो मिनिस्टर बनाते हैं, और उस पॉलिसी को एक तरह से टेक्नोक्रेटिक वे में, प्रोफेशनल वे में, न्यूट्रल वे में, प्रोफेशनल वे में इंप्लीमेंट करना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। तो एडमिनिस्ट्रेशन शुड नॉट इंडल्ज इनटू पॉलिसी मेकिंग। लेकिन यही बात बाद में फ्रैंक जे गुडनॉ ने भी किया, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन अपनी नामक बुक में 1900 में। तो उनको भी याद कर लो, फ्रैंक जे गुडनॉ एंड वुड्रो विल्सन दोनों चैंपियन थे पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी के। ये भी जान लो कि 1970 आते आते न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मूवमेंट के तहत ये डायकोटमी टूट गया, और ये हुआ कि नो, पब्लिक पॉलिसी भी डोमेन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। और आज के समय में तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लाइफलाइन जो है वो पब्लिक पॉलिसी बनाना और उसको इंप्लीमेंट करना, दोनों ही इसके दायरे में आता है। यहाँ पे ड्वाइट वोल्डो आते हैं, जो जो कि आप कह सकते हो फादर ऑफ द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अलॉन्ग विथ फ्रैंक मेरेनी, और फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस के एक तरह से फादर। हर्बर्ट साइमन आते हैं डिसीजन मेकिंग थ्योरी के लिए, रैशनल चॉइस, बाउंडेड रैशनलिटी के लिए, और साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए टेलर। ओम्बड्समैन इंस्टीट्यूशन कहाँ ओरिजिनेट किया? ये भी घिसा पिटा क्वेश्चन होगा। ओम्बड्समैन का मतलब होता है जो जनता का रक्षक होता है, जनता का पहरेदार होता है, जो जनता की शिकायत सुनता है और हाई ऑफिसर्स को अकाउंटेबिलिटी होल्ड करता है, उसमें करप्शन की जांच भी कर सकता है। इस तरह का ओम्बड्समैन की इंस्टीट्यूशन, जिसको लोकपाल हिंदी में कहते हैं, उसकी शुरुआत स्वीडन में हुई। इंडिया में 1966 में फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने इसकी रिकमेंडेशन दी, लेकिन इसको आने में 40 साल ज्यादा लगे। 2013 में ये बिल पास हुआ, लोकायुक्त एंड लोकपाल, लेकिन सेटअप होने में और 6 साल लगे 2019 में। और अभी भी जो है वो एक तरह का डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसा, ये कुछ भी हम लोग सुनते तो है नहीं कि लोकपाल कर क्या रही है, एक्सेप्ट दैट कि पेपर में एक दिन न्यूज पढ़ा कि बीएमडब्ल्यू कार खरीदने का टेंडर हुआ है, तो उस पर काफी हाई वो पाला मचा था कि ये क्या लोकपाल कर रहा है। एनीवे, फॉर बैड रीजन दे केम इनटू न्यूज, नॉट फॉर गुड रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु डिफाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एज वॉट एवर गवर्नमेंट चूजेस टू डू और नॉट टू डू? ये जैसे ही नॉट टू डू आए ना, इट्स सच ए फेमस डेफिनेशन गिवन बाय थॉमस आर डाई। यहाँ पे ये समझो कि कितना इंपॉर्टेंट बात कहता है कि यही केवल पब्लिक पॉलिसी नहीं है जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है एक डेफिनेट कोर्स ऑफ एक्शन के, ऐसे 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 करेंगे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पब्लिक का। बट यदि ये डिसाइड करती है कि ये नहीं करना है, ये एक्शन नहीं लेना है, तो नहीं लेना भी जो है पब्लिक पॉलिसी है कि ये नहीं करना। जैसे मान लो सरकार कहती है कि किसानों पे हम जो है बोझ नहीं डालेंगे इनकम टैक्स का, तो ये पब्लिक पॉलिसी है, नहीं डालेंगे, नहीं करेंगे। थॉमस आर डाई। यहाँ हैरोल्ड लासवेल दिखते हैं जो डिफाइन करते हैं पॉलिटिक्स को, हु गेट्स व्हाट्स व्हेन एंड हाउ। डेविड ईस्टन जो कि फादर हैं सिस्टम अप्रोच के पॉलिटिकल साइंस में, और हर्बर्ट साइमन जो रैशनल डिसीजन मेकिंग एंड बाउंडेड रैशनलिटी के लिए जाने जाते हैं। पब्लिक पॉलिसी साइकिल डज नॉट इंक्लूड। अब ये पूछ रहे जो साइकिल अप्रोच है ना, साइकिल जैसे साइकिल का पहिया होता है, मतलब इसके बाद ये, इसके बाद ये, वैसे अब इसको बिल्कुल नकार दिया गया, ऐसा होता नहीं है। उसमें शुरुआत होती है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होती है, समाज में क्या प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद अल्टरनेटिव को चूज किया, देखा जाता है क्या क्या इसका अल्टरनेटिव है। फिर अल्टरनेटिव को जांचा परखा जाता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, एक अल्टरनेटिव को बेस्ट चुन लिया जाता है जो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, उसको अडॉप्ट कर लिया जाता है, फिर इंप्लीमेंट किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है। दीज आर द साइकिल्स।
और पब्लिक पॉलिसी। तो एजेंडा सेटिंग मतलब प्रॉब्लम प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, एजेंडा सेटिंग, या उसके बाद की बात की प्रॉब्लम मिल गया तो उसको एजेंडा में ऊपर लाना है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन मतलब दिस, पॉलिसी चॉइस, कॉस्ट बेनिफिट, एडॉप्शन, पॉलिसी फॉर्मुलेशन है। पॉलिसी इवोल्यूशन इज द लास्ट स्टेप, लेकिन जुडिशियल रिव्यू ऐसा कुछ भी पॉलिसी साइकिल के अंतर्गत नहीं आता है। Which of the following provisions of the Indian Constitution is related to the basic structure doctrine? अब देखो, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो केशवानंदा भारती केस से आती है वो ये है कि अमेंडमेंट पावर जो पार्लियामेंट की है उसकी क्या लिमिट है। इस कोर्ट केस ने, सुप्रीम कोर्ट के, ये डिक्लेयर किया कि उसकी लिमिट केवल एक चीज से बंधी है, वो किसी भी पार्ट को अंडर आर्टिकल 368 अमेंड कर सकती है, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फीचर कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज नहीं कर सकती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हैज बीन स्ट्रांगली एम्फसाइज्ड इन रिसेंट जजमेंट्स ऑफ। अब यहाँ देखिए, जजमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ही होता है, पार्लियामेंट की कोई जजमेंट नहीं होती, इलेक्शन कमीशन की भी जजमेंट नहीं होती, नीति आयोग की जजमेंट नहीं। तो ये क्वेश्चन आई डोंट नो क्या सोच के इन्होंने दिया है। यदि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यदि होगी भी तो जजमेंट केवल सुप्रीम कोर्ट का ही आएगा। वैसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, जिसको अंबेडकर जो है कन्वेंशनल मोरालिटी से भी ऊपर रखते थे, थोड़ा पढ़ लेना इस पे। इंडिया एज्यूम्ड G20 प्रेसिडेंसी इन द पीरियड। अब यहाँ पे देखो कि हम लोगों ने सितंबर 2023 में G20 किया था दिल्ली में। इसका मतलब है कि 23 छोड़ के तो कभी हो नहीं सकता, हम होंगे नवंबर तक, तभी तो हम लोगों ने किया होगा। सो इजी, यदि ये याद हो कि सितंबर 2023 में हम लोगों ने होस्ट किया था। 32 देखो, द टर्म फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? सबसे लंबा स्टेटमेंट सबसे सही। आपको गवर्नमेंट को पैसे मिलते हैं, मान लो 90 रुपया, खर्च होते हैं 100 रुपया, तो 10 रुपया फिजिकल डेफिसिट हुआ। ये फिजिकल डेफिसिट कहाँ से भरा जाता है? लोन, बोरोइंग। जितना ज्यादा आप लोन लोगे उतना ही ज्यादा आपको अगले साल लोन का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जितना ही ज्यादा आप लोन लेकर के फिजिकल डेफिसिट बढ़ाओगे उतना ही इन्फ्लेशन आपके यहाँ बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा रुपया जो है कम गुड्स एंड सर्विसेज के पीछे होगा, तो आपकी महंगाई बढ़ेगी। जितनी महंगाई बढ़ेगी उतनी ही इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी, और जितनी ही इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी उतना ही बिजनेसेस को परेशानी होगी नए उद्योग धंधे लगाने में, और ये थोड़ा स्लो होगा। ये जो मैं आपको पूरा इकोनॉमिक्स बता रहा हूँ, ये कई लोग इसको सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स कहते हैं। फिजिकल डेफिसिट कम रखो, इंटरेस्ट रेट लो होगा, बिजनेसेस जो है बहुत कम इंटरेस्ट पे जो है वो पूंजी उगा पाएंगी, बैंक से लोन ले पाएंगी, और उससे धंधा फलेगा फूलेगा और समाज में उन्नति आएगी। इसका जो दूसरा है वो है बिल्कुल उल्टा, जिस पे कभी आगे चर्चा करेंगे। अभी जो वाशिंगटन कंसेंसस चल रहा है, जिसके तहत लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, उसमें फिजिकल डेफिसिट को कम रखने की बात होती है। मिशन लाइफ जो है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ये मोदी जी ने जो COP26 हुआ था ग्लासगो यूके में, उसमें उन्होंने इसको डिक्लेयर किया था। वहां उन्होंने पंच अमृत को भी डिक्लेयर किया था। पंचामृत पढ़ लेना, 5 टारगेट क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए इंडिया के। आयुष्मान भारत जो है, जिसको कि पीएम जन आरोग्य योजना भी अब कहते हैं, वो यूनिवर्सल इन मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस कवर है। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस फॉर पुअर, आयुष्मान भारत। Which of the first state to establish Panchayati Raj after 73rd Constitutional Amendment Act? ये स्टार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनफैक्ट ये सब भी को याद रखना चाहिए कि देखो, जब पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल जामा नहीं पहनाया गया था तो 1959 में नागौर राजस्थान में नेहरू जी ने उद्घाटन किया था। फर्स्ट स्टेट था जहां पंचायती राज लागू हुआ, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था। जब ये 73rd अमेंडमेंट 1992 में आती है, उसके बाद कर्नाटका बिकेम द फर्स्ट स्टेट जहां पे ये लागू होता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? विलेज पंचायत जो पार्ट, यदि देखोगे तो पार्ट 9 में है। और ये यदि आप देखो तो ऑर्गेनाइजेशन ओके, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, सॉरी, मैं समझ रहा था 73rd वाली जो है पंचायती राज कहाँ पे रखी गई। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत जो है वो डीपीएसपी में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 40 में। तो ये किस पे आएगी? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्टीट्यूशन ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट? पंचायत सबसे लोअर लेवल पे ग्राम पंचायत, फिर बीच में जो है ग्राम सभा, तो वो सभी एडल्ट जो वोटर होते हैं उनकी जो समूह होता है उसको ग्राम सभा कहते हैं।
बीच के लेवल पे जो है पंचायत समिति होती है, पंचायत समिति, ये ब्लॉक लेवल पे होती है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है ये पंचायती राज नहीं बल्कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट का पार्ट होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक थी, इसको कौटिल्य को कौमिल्या लिखा गया था, इनको तो उसको ठीक किया गया है, परहैप्स यही है। कौटिल्य को हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, तो वन का सी, तो ये दो तो खत्म हो गई। दूसरा देखो, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे होती है, तो ई कर लो, टू का ई और टू का ई इसमें से एक ही में है, बाकी को मैच कर लेना आसान है, लेकिन फिर भी देख के आगे बढ़। प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में ही आती है, जब ये मोदी सरकार आई थी उस समय में ही ये लागू हुआ था। उसका एम ये था फाइनेंशियल इंक्लूजन, गरीब लोगों को भी बैंक अकाउंट खुलवाना, फाइनेंशियल इंक्लूजन। यहाँ पे एक बात और याद रखो कि जैम ट्रिनिटी, ये कई लोग कहते हैं कि ये जो सरकार मोदी जी की है, तीन पिलर पे चलती है, जो टेक्नोलॉजी लेड है या जो जो लोगों को इंक्लूजन देती है। एक है जन धन योजना, दूसरा है आधार, और तीसरा है मोबाइल फोन। इन तीनों ने मिल करके जो है एक पूरी नई जो है दिशा तय की है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, चाहे आप यूपीआई पेमेंट हो, चाहे बैंक अकाउंट हो। प्लेस द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वी ऑल नो 2005 की है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट दो बार आई है, एक बार 1986 में, एक बार 2019 में। चलो 2019 को लेके देखते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में लागू होती है, लोकपाल 2013 में आती है। इसको यदि आप देखोगे सबसे लास्ट में क्या है, यदि हम ये मान के चलें कि लेटर वाली जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, तो दो से अंत होना चाहिए, एक ही जो है दो से अंत हो रहा है, वन से शुरुआत है, तो मुझे लगता है इन्होंने 2019 ही लिया है। अधिकतर जो है 2019 ही लेते हैं, तो चलो इससे हम कर देते हैं। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था। विच इज द नोडल एजेंसी टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन इंडिया, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है, क्योंकि आप सोचोगे कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज है या नीति आयोग, इसी दो में आप कंफ्यूज कर सकते हो। सही आंसर है नीति आयोग, जो नोडल एजेंसी है मेजर करने का, मॉनिटर करने का, कि जो एसडीजी गोल है 17, आपको पता है एसडीजी गोल, उसमें इंडिया क्या कर रही है, इसको वो मॉनिटर करती है। इन ए फेडरल सिस्टम द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन होता है? गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वैसे देखो तो प्रेसिडेंट भी हैं, क्योंकि वो शपथ लेते हैं प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन चूंकि प्रेसिडेंट तो यहाँ पे है ही नहीं, तो जो बेटर आंसर है वो है जुडिशरी। वैसे भी जुडिशरी ही कस्टोडियन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वही इंटरप्रेट करता है। पार्लियामेंट हमारे यहाँ सुप्रीम नहीं है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू है। अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करने, उसको समझने और उसके समझ करके लॉ को जस्टिफाई करना कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार है या अनकॉन्स्टिट्यूशन है, ये दायित्व तो जिसका है वही कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है, जुडिशरी। In which year did India officially initiate major economic liberalization? We all know 1991, Narasimha Rao, LPG, liberalization, privatization, globalization. Easy question. Which of the following country has an unwritten constitution? Super Laddu, we all know United Kingdom. लेकिन unwritten का मतलब ये नहीं है कि कहीं भी कुछ नहीं है, उसके सोर्सेज बहुत जगह है, कहीं स्टैट्यूट में, कहीं लॉ पास हुए हैं, कहीं पे आ, कुछ एक काउंसिल भी बनी थी, पार्लियामेंट्री कमेटी जैसी, उन्होंने भी काफी कुछ कोडिफाई करने की कोशिश की। कई कई जगह जो है वो थोड़ी बहुत इधर उधर लिखी हुई है, आप जाके नेट पे रिसर्च कर सकते हो कि व्हाट आर द सोर्सेज एंड सम व्हाट रिटन प्लेसेस फ्रॉम वेयर द यूके कॉन्स्टिट्यूशन इज डाइवर्सिफाइड एट मेनी सोर्सेज, लेकिन बहुत सारे उसके कहीं लिखे हुए नहीं है। वो एक सैकड़ों सालों की एक प्रैक्टिस है, एक प्रथा है, एक कन्वेंशन है। द आइडिया ऑफ प्रियम्बल इन इंडिया, जो प्रियम्बल होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किससे लिया गया है? ये भी अब एक घिसा पिटा क्वेश्चन हो गया है। ये यूएसए से लिया गया है, कनाडा से हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग सेंटर लिया है, यूके से कई चीजें, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है? लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। Which Indian freedom movement was launched in 1942 demanding an end to British rule? We all should know Quit India movement. ये सब बहुत लड्डू क्वेश्चन है। Which Indian constitutional amendment passed in 1976 during the emergency that added the word socialist secular integrity? ये सब इतना घिसा पिटा हो गया। अभी जो आपने देखा होगा, मैंने जामिया का दो पेपर एनालाइज किया है, सीपेट का, ये सब में ये सब क्वेश्चन कॉमन है, हर जगह पूछा जाता है 42nd अमेंडमेंट।
विच इकोनॉमिस्ट नोन फॉर हिज वर्क ऑन वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड सोशल चॉइस थ्योरी। जैसे ही सोशल चॉइस थ्योरी देखिए, इंडियन देखिए, नोबेल प्राइज देखिए इकोनॉमिक्स, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन केवल इसके लिए ही नहीं जाने जाते, वो कई कई चीजों के लिए जाने जाते हैं। कैपेबिलिटी अप्रोच के लिए जाने जाते हैं, आइडिया ऑफ जस्टिस बुक के लिए जाने जाते हैं, डेवलपमेंट एज फ्रीडम नाम के बुक के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को डेवलप करने के लिए भी जाने जाते हैं, महबूब उल हक पाकिस्तान के साथ मिलकर। 49 देखो, विच इंडियन लीडर इज पॉपुलरली नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। जैसे ही लौह पुरुष कौन याद आते हैं, आगे तो आप पढ़ लेना कुछ उनके बारे में। और कहा गया है वल्लभ भाई पटेल। एनईपी 2020 emphasized integration of critical thinking, creativity, ethics and environmental education. दिस रिफ्लेक्ट विच की प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिसी। जो सबसे लंबा है वो कर लो, लेकिन क्या ये जमीन पे आ रही है, सोचना। The Jal Jeevan Mission was launched with the goal of providing functional household tap connections to all rural households. जैसे शहर में टैप वाटर होती है, ensuring safe and adequate drinking water in the country। ये कब लॉन्च हुआ है? तो मुझे लगता है ये 2019 में। अब मैं यहाँ मेमोरी से बोल रहा हूँ, कुछ दिन पहले मैंने देखा होगा, आप इसको चेक कर लेना। द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग। ये क्वेश्चन आपको आगे के एग्जाम के लिए क्या बताता है? मैं हमेशा कहता हूँ कि जितने मिशन या स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, आयुष्मान भारत, कर्मयोगी एंड ऑल, विश्वकर्मा स्कीम, ये सब को थोड़ा सा देख लो। पीएम श्री स्कूल कब वो लागू हुआ है, किस मिनिस्ट्री, कौन उसकी नोडल मिनिस्ट्री है, क्या उसके कंटेंट है, ये सब देख लो। The systematic process of collecting, analyzing, and interpreting data to answer a specific question or test a hypothesis is called। आप इसको 2 बार पढ़ना, मैं तो तेजी से पढ़ रहा हूँ। कई आप इसमें कंफ्यूज कर जाओ कि एक्सपेरिमेंटेशन है कि ये रिसर्च है। ये बेसिकली टेस्ट है हाइपोथेसिस जैसे ही है, इसका मतलब ये रिसर्च है। दिस इज नथिंग बट रिसर्च का डेफिनेशन है। When a researcher carefully observes and record behavior or events in their natural setting without manipulating variables, the method is called। ऑफ कोर्स ऑब्जर्वेशन मेथड, मतलब आप जो है वेरिएबल को चेंज नहीं करते हो, नेचुरल सेटिंग में जो है आप उसको देखते हो। जैसे कोई ट्राइब है, उसको आप जस्ट दूर से देखते हो बिना कोई वेरिएबल को चेंज किए, ऑब्जर्वेशन मेथड। विच पॉलिसी फोकसेज ऑन प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप एंड इनोवेशन इन इंडिया। अब यहाँ पे भी आप कंफ्यूज कर सकते हो कि स्टार्टअप इंडिया है, मेकअप इंडिया, लेकिन यहाँ पे स्टार्टअप दे दिया गया है, तो नथिंग बट स्टार्टअप इंडिया। Which is which of the following is not a feature of public administration? It is concerned with the public interest, सही है। It involves implementation of government policy, yes। It primarily seeks profit maximization, no। तो not कहोगे तो बस एक है ये, ताकि इसका मतलब ये भी होगा पॉलिसी एक्सक्यूज है। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी कैन बी इंश्योर थ्रू। पब्लिक कैसे अकाउंटेबल बना सकती है गवर्नमेंट को या एग्जीक्यूटिव को? जुडिशियल रिव्यू कैन बी जुडिशियल रिव्यू तो जुडिशरी का काम है, नो। लेजिस्लेटिव कंट्रोल लेजिस्लेचर का है। पब्लिक ऑडिट, ऑफ कोर्स पब्लिक ऑडिट से बना सकती है, इसको सोशल ऑडिट भी कहते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? ट्रांसपेरेंट होगा, कोलैबोरेटिव होगा, एफिशिएंट होगा, इसमें कोई बेईमानी नहीं होगी, निपोटिज्म नहीं होगा, इफेक्टिव होगा। ऑल गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ, सभी। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये यहाँ पे याद रखो कि 1992 में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, जो डेवलपमेंट रिपोर्ट है, उसमें गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आया था। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इन इंडिया स्ट्रेंथन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो राइट टू इंफॉर्मेशन, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। लाइक आपसे यदि पूछा जाए गवर्नमेंट सर्वेंट से कि ये कैसे हुआ बताओ, और उसको देना पड़े, तो वो तो डर जाएंगे, तो ट्रांसपेरेंट होगा। और अकाउंटेबिलिटी भी कई बार वो ऐसा काम भी करने से सकते हैं जो जनता की नजर में आ जाए, तो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। एक बात और यहाँ ध्यान रखो कि आरटीआई जो है लाया तो गया था ट्रांसपेरेंसी इंफॉर्मेशन के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, लेकिन ये बन गया पब्लिक ग्रीवांस को दूर करने का बहुत बड़ा साधन। जैसे ही आपको किसी विभाग में कोई काम नहीं हो रहा, आप शिकायत दर्ज करने के बजाय आप आरटीआई करो। वहां डर के लोग पहले आपका काम करते हैं, फिर आपको जवाब देते हैं। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी वेयर अडॉप्टेड इन 2015 बाय यूनाइटेड नेशन, और कौन? वी ऑल शुड नो। उस समय बान की मून थे, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडॉप्टेशन आर कोर कंपोनेंट्स ऑफ व्हाट? अब ये आप देख लेना, ये मैं याद नहीं रखता, लेकिन एसडीजी 1 से लेके 17 तक में एक होगी, मैं आपके लिए छोड़ जाता हूँ। Which of the following is not a basic principle of the US Constitution? सेपरेशन ऑफ पावर है, फेडरलिज्म है, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी बिल्कुल नहीं है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही नहीं है, चेक्स एंड बैलेंस है। गांधी, लेकिन क्या ये चेक एंड बैलेंस अभी काम कर पा रहे हैं? ट्रंप को कोई रोक पा रहा है? शायद यस, क्योंकि उसकी सुप्रीम कोर्ट ने तो रोका ना।
वहां के लेजिस्लेचर भी उसको रोकने की कोशिश कर रही है। तो यस, अभी भी मुझे लगता है कि चेक्स एंड बैलेंस यूएस की पॉलिटी में जितना है उतना शायद किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में अभी भी उतना नहीं है। गांधीज आइडिया ऑफ इंडियन सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन द विलेज सिस्टम एज द बेसिक यूनिट इज डिफाइंड एज। तो गांधीज आइडिया ऑफ इंडियन सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन द विलेज सिस्टम एज द बेसिक यूनिट। गांधी ने ग्राम स्वराज था वैसे, तो क्या बोलो, ग्राम सभा भी कर सकते हो, लेकिन ग्राम स्वराज उन्होंने इसका नाम दिया। The system of administration in which the basic activities are carried out at various levels, giving adequate scope for all the stakeholders to participate in these activities. Basic activities are carried out at various levels, giving adequate scope for all the stakeholders. इसको डिसेंट्रलाइजेशन कहेंगे। ये तो है ना कि डिफरेंट लेवल पे जो है फैला हुआ है, गांव के लेवल पे पंचायती राज, ऊपर जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, फिर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल डिसेंट्रलाइजेशन। हर लेवल पे जो है डेलीगेशन ऑफ पावर। द सिस्टम ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया रेफर्स टू। तो इसमें चलो कहीं छोटा कहीं बड़ा फंड है, सॉरी फॉर दिस। तो ये है कि जो सिविल जो लॉ होते हैं, जैसे मैरिज, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी, उसका भी एक ही कोड, सिंगल कोड फॉर सिविल लॉ गवर्निंग ऑल सिटीजन इरेस्पेक्टिव ऑफ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। उसको इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। क्रिमिनल, आपको यहाँ ध्यान देना चाहिए कि क्रिमिनल कोड इंडिया में ऑलरेडी यूनिफाइड है। चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू, चाहे सिख ईसाई हो, यदि वो कोई क्राइम करता है तो उसको एक ही सजा है, एक ही तरह का प्रोसेस है। लेकिन सिविल में सब अलग अलग है, इसके चलते जो है इसको एक करने की कोशिश। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट यूनियन लेवल इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू विच बॉडी। आर्टिकल 75 क्लॉज 3 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली भी अकाउंटेबल टू द लोक सभा, lower house. The right of children to free and compulsory education act, commonly known as RT Act, was passed in 2009। अभी हम लोग, अब यहाँ पे मैं पीछे जा रहा हूँ कि 2009 में जो है आरटीई एक्ट पास होती है, लेकिन 7 साल पहले 2002 में ही इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट मिल जाता है 86th अमेंडमेंट से। ध्यान रखना, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड अ लिविंग डॉक्यूमेंट। क्यों? क्योंकि इसको हम हमेशा चेंज कर सकते हैं, बदलती परिस्थिति के अनुसार इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, और ये हमेशा जो है एक जीवित सबस्टेंस के जैसा हमारी रक्षा करता रहता है। कैन बी अमेंडेड टू मीट द चेंजिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल नीड्स। द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव फ्रॉम, कहां से? ऑफ कोर्स यूएसए। अभी हम लोग देखा कोर ऑफ यूएसए इज सेपरेशन ऑफ पावर। तो सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यू, ये सब हम लोगों ने यूनाइटेड स्टेट से लिया है। Which institution in India is responsible for auditing government accounts and promoting financial accountability? Of course, CAG, Comptroller and Auditor General of India। यहाँ याद रखो, जो मैं बोल रहा हूँ गौर से सुनना है। ये CAG जो आर्टिकल 148 के तहत, ये ऑडिट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की करती है, लेकिन अकाउंटिंग केवल स्टेट गवर्नमेंट की करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं करती है। ध्यान रखना, उसकी अलग अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसको CGA कहते हैं, Central Government Accounting। The Digital India initiative by government primarily seeks to, Digital India क्या है? Provide digital infrastructure for delivery of government service। Of course, यही है, बाकी सब तो कुछ ऐसे ही होगा लिखा हुआ। The study of public administration helps citizen to, क्यों हमको स्टडी करना चाहिए? No government functioning in accountability। Of course, evade paying tax, run private, easy, सब केवल आपको मीनिंग समझना है। Management differs from administration because, जनरली अब ये भी मैनेजमेंट वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन, जनरली एडमिनिस्ट्रेशन को टॉप डिसीजन मेकर माना जाता है, एडमिन टॉप, और मैनेजमेंट जो है वो डे टू डे जो ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, डिसीजन लेना। तो ऑर्गेनाइजेशनल इफिशिएंसी एंड अचीविंग गोल जो है ये मैनेजमेंट का काम है, और बाकी जो है पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पब्लिक वेलफेयर, मतलब मोटी मोटी बड़ी चीजें देखना शायद एडमिनिस्ट्रेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन टॉप। The name of the essay written by Woodrow Wilson, the father of public administration 1887। ये तो सबको याद आता है, आपको पढ़ाते पढ़ाते मुझे याद हो गया, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887। अब यहाँ देखो, स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये ड्वाइट वॉल्डो, केवल पब्लिक हटा दो तो फिर स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वुड्रो विल्सन। हु कॉइंड द टर्म रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी? रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी किसने? अब यहाँ पे मैं गेस कर रहा हूँ, मैं गेस कर रहा हूँ डोनाल्ड किंग्सली। आप चेक कर लेना, मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ। मैंने कुछ दिन पहले चूंकि देखा है, मुझे लगता है रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है ये भी देख लेना।
वैसे मतलब कि जो कॉमन सेंसिकल है कि रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी जो कि रिप्रेजेंट करती है अपने पॉपुलेशन को, उसकी जो आशा आकांक्षा, उससे एक ब्यूरोक्रेसी कैसी होती है जो जैसे कि अंग्रेजों के टाइम में, क्या ये रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी था? नो, अंग्रेजी बाबू जो ब्यूरोक्रेट थे, कलेक्टर थे, वो अलग ही दुनिया में है, वो अलग ही इकोसिस्टम में, पब्लिक कहीं है, वो कहीं है। लेकिन जो जो अब जो हमारे ब्यूरोक्रेट हैं वो हमारे बीच से आते हैं, तो वो रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी हो सकते हैं, जो समाज चाहती है जैसा है उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं। नेम द ऑथर ऑफ द बुक री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, ये बुक बहुत खास है। इसको लिखने वाले थे टेड डेवलर एंड डेविड ऑसबॉर्न। री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट ऑन्टरप्रेनर ऑन्टरप्रेन्योरियल स्पिरिट इन गवर्नमेंट करके कुछ ऐसी बुक थे। बेसिकली उसमें ये था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर को जो है एक एंटरप्रेन्योर जैसा बिहेव करना चाहिए, जैसे एक प्राइवेट कंपनी का। और इससे जो है प्राइवेट सेक्टर के जो मैनेजमेंट स्किल को पब्लिक सेक्टर में लाने की जो एक मुहिम चली, जिसको न्यू पब्लिक मैनेजमेंट कहा गया, उसका आगाज होता है इस बुक से। यहाँ विंसेंट ऑस्ट्रॉम दिखते हैं जो पब्लिक चॉइस थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। इलिनोर ऑस्ट्रॉम तो मुझे लगता है विंस्टन ऑस्ट्रॉम की पत्नी थी, जो कि कम्युनिटी खुद जो अपने कॉमन रिसोर्सेज को जो मैनेज कर सकता है उसके लिए जानी जाती है। द गोल ऑफ द वेलफेयर स्टेट का मतलब वेल बींग, एक ही में वेल बींग है, तो इंश्योर द वेल बींग ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल पॉसिबल। बाकी सब आप पढ़ोगे तो कुछ भी उसे समझ में नहीं आएगा। दिस द फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ ए स्टेट ऑफ फ्री इंडिया, ये सब बच्चे रट लेते हैं, ये कॉमन नॉलेज है। सरोजनी नायडू। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर सुचेता कृपलानी। फर्स्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कौन? फातिमा बीबी। चेक कर लीजिएगा। सो सरोजनी नायडू। यहाँ सुचेता कृपलानी भी है फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, वुमेन चीफ मिनिस्टर। व्हेन ए फाइनेंशियल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम, जो कि अभी तक हुआ नहीं है, आर्टिकल 360 के तहत लाया जा सकता है। मतलब हम लोग के ऊपर भगवान की कृपा है कि अभी तक नहीं आई है। सो सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ एनी क्लास ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय मे बी रिड्यूस्ड, ये भी इसमें है प्रोविजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द गवर्नर ऑफ ए स्टेट? तो गवर्नर जो है ही कैन रिकमेंड टू द प्रेसिडेंट टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल, सही है। नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेचर विदाउट हिज प्रायर परमिशन, बिल्कुल सही है। ही हैव द पावर टू इश्यू ऑर्डिनेंस, बिल्कुल सही है। इसका मतलब यही सही है। ऑल जहां भी हो ज्यादा चांस वही सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट अप्लाई टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? क्या नहीं अप्लाई करता है? ही मे बी रिमूव बाय इम्पीचमेंट। नो, नो, कोई इम्पीचमेंट नहीं है इसमें। क्या है, राज्यसभा जो है एक रिजोल्यूशन पास कर दे मेजोरिटी से, आई थिंक इट्स एब्सोल्यूट मेजोरिटी, और उसको लोकसभा मान ले, तो बस खत्म, वाइस प्रेसिडेंट हट जाते हैं। ही मे सीक री इलेक्शन, तो इसका मतलब री इलेक्शन कर सकता है। ही मे रिजाइन टू प्रेसिडेंट एंड ही मे बी रिमूव बाय राज्यसभा रिजोल्यूशन एंड एग्री टू बाय लोकसभा। नो इम्पीचमेंट। हु कॉल्ड द इंडियन सिविल सर्विस एज द स्टील फ्रेम? वही जो खुद लौह पुरुष कहलाते हैं, उन्होंने दूसरे लोहे के बने हुए चीज आइडेंटिफाई किया, सिविल सर्विस ऑफ ब्यूरोक्रेसी। और उन्हीं के ऐसा सोचने पे ब्यूरोक्रेसी लगभग उसी फॉर्म में जो अंग्रेज छोड़ के गए थे जिंदा रहा, जारी रहा। नहीं तो बहुत लोग कंस्टिट्यूंट असेंबली में कहते थे इसको खत्म कर दो, एक नई टाइप की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ये अंग्रेजदा बाबू लोग हैं। विच इज नॉट ट्रू अबाउट ए मनी बिल? तो कौन सा ट्रू नहीं है? द प्रेसिडेंट और गवर्नर एज द केस में बी हैज लिमिटेड पावर टू मनी बिल, ये कहना तो बिल्कुल गलत है। आई थिंक यही ट्रू नहीं है। बहुत एक्सटेंसिव पावर है, क्योंकि मनी बिल बिना गवर्नर या प्रेसिडेंट के जो लेजिस्लेचर में लाया भी नहीं जा सकता, उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इट कैन बी इंट्रोड्यूस एनी ऑफ द हाउस। नो, नॉट ट्रू, ये भी ट्रू नहीं है। द स्पीकर हैज द फाइनल पावर टू डिसाइड, ये सही है। इट शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस और मूव एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट और गवर्नर एज द केस में भी, ये भी सही है। इसका मतलब इसमें दो गलत है। आई डोंट नो, ये क्या, ये तो इनवैलिड क्वेश्चन है। ये बिल्कुल सही। द प्रेसिडेंट और गवर्नर एज द केस में बी हैज लिमिटेड पावर। नो, नॉट लिमिटेड पावर, नॉट एट ऑल। इनके बिना, मतलब आप यहाँ देखो ना, इनके बिना परमिशन के इंट्रोड्यूस तक नहीं किया जा सकती, और ये रिजेक्ट भी कर सकते हैं, केवल लौटा नहीं सकते हैं। तो क्या लिमिटेड पावर है? एनीवे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आर्टिकल 315 से 323 के बीच में है, तो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल। फाइनेंस कमीशन 280 आर्टिकल 280। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बिल्कुल एक एक्ट से आई है। इलेक्शन कमीशन 324। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब है किसी न किसी आर्टिकल में आपको दिखेगा उसका जिक्र।
यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी एक एक्ट से आई है, यूजीसी एक्ट से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल ऑडिट? ग्राम सभा करती है सोशल ऑडिट। इसको तो रट लो, मुझे भी अब याद हो गया आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते। सोशल ऑडिट मतलब पीपुल के द्वारा गवर्नमेंट के प्लान, प्रोग्राम, इम्प्लीमेंटेशन, खर्चे का लेखा जोखा ऑडिट। Adjacent a public administration is concerned with the management of public program. Of course, true. Public administration is a policy making. Is policy making? I don't think कि public administration is policy making. आप याद करो कि वुड्रो विल्सन ने तो इसको जो है एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिक्स डाइकोटमी क्रिएट किया था। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है। ऑफ कोर्स वो पॉलिसी बनाने में अपने पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का हेल्प भी करती है, लेकिन public administration is same as policy making, ये बहुत outlandish statement है। So A is true but R is false. Which committee marked that the block development officer should be the spinal cord of the rural development process? Of course वही जिनको block development officer ऑफिस और जिसको डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था उसको एक निरीक्षण करने के लिए उसका एक तरह से वेरिफिकेशन के लिए फील्ड के लिए नियुक्त किया गया था बलवंत राय मेहता कमेटी। और उसने जो है इसको देखने के बजाय जो डेवलपमेंट प्रोग्राम था, ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके बजाय जो है उन्होंने पंचायती राज की जो है 3 टियर की अनुशंसा की और वो अंत में हुआ भी। सांथानाम कमेटी देखते हैं, एंटी करप्शन कमेटी, जिसके रिकमेंडेशन पे सीवीसी की स्थापना होती है। अशोक मेहता कमेटी जो 1978 में 2 टियर पंचायती राज की अनुशंसा करते हैं जो लागू नहीं होती है। जीवी के राव कमेटी 1985 में बनती है प्लानिंग कमीशन के द्वारा। जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो आपको दिखती है 74th अमेंडमेंट में, वो इनकी अनुशंसा पे है। द टर्म सोशल जस्टिस इज ओरिजिनली बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ। अब ये क्वेश्चन काफी काफी कंफ्यूजिंग है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो सोशल जस्टिस केवल जॉन रॉल से जुड़ा हुआ है और बी आर अम्बेडकर की टीचिंग तो नहीं कही जा सकती, कार्ल मार्क्स नहीं तो थॉमस एक्विना जो कि मेडिएवल पीरियड में इथिक्स, मोरलिटी इन सब के जान जाते हैं, तो सोशल जस्टिस जरूर उनके ही थॉट में आता होगा, फिर भी मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ। What is the name of the integrated scheme for women empowerment implemented by Ministry of Women and Child Development? अब मैंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे लगा कि वो मिशन शक्ति है, फिर भी मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ। Who won the 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी? ये साउथ अफ्रीका जीतते हैं। और किसको हरा के? इंग्लैंड को। चेक कर लेना। टेस्ट आईसीसी चैंपियनशिप मतलब टेस्ट जो चैंपियनशिप है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज लेटेस्ट लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन? मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, मुझे लगता है चंद्रयान 2 था, लेकिन देख लेना क्या 2 या 1, 2 ही होगा जो लेटेस्ट है। चेक कर लेना। Who says that the public administration includes the operation of only the executive branch of the government? अब ये सब रटने की बात है, मेरे अनुसार से लुथर गुलिक कहते हैं। यहाँ पे जो इंटीग्रल वर्सेस मैनेजरियल जो पर्सपेक्टिव है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, वो आता है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आगे चेक कर लेना। लुथर गुलिक। Who wrote the Indian national anthem? We all know रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा जन गण मन। और किसने लिखा वंदे मातरम? ये लिखा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कोऑर्डिनेशन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये कहने वाले मुनि एंड रिले थे। ये सब हम लोग को याद हो गया है। इसका मायने भी समझो कि बिना कोऑर्डिनेशन देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन इज कोऑर्डिनेटेड एफर्ट ऑफ 2 और मोर पर्सन, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इज क्या है? क्या हिरार्की है, कंसल्टेशन है, प्लानिंग है, हाउसकीपिंग एजेंसी है? हाँ, क्या बोलोगे? यहाँ पे आके आप इन दोनों पे, ये दो तो चलो खत्म हो गया, हिरार्की और प्लानिंग। आई विल गो विथ हिरार्की, बट आई डोंट नो कि इसका ऑफिशियल आंसर क्या, आपके लिए छोड़ता हूँ, ये सब वेग है। द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ सिटीजन कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी एकदम बिल्कुल वेग है। एक जगह मैंने कहा था इलेक्शन, लेकिन अब मुझे लगता है कि जो सिटीजन कैसे एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल करेगी, दैट इज आई थिंक पब्लिक ओपिनियन, जो कि मीडिया के थ्रू आ सकती है, डिस्कोर्स में आ सकती है। आई विल गो विद पब्लिक ओपिनियन, लेकिन हो सकता है इसका कुछ और भी जवाब हो, लाइक इलेक्शन। आधार इन इंडिया इज एसोसिएटेड विथ, ये सब कितना आसान क्वेश्चन है। आधार का मतलब ही होता है यूनिफॉर्म आईडी कार्ड, नेशनल आईडी कार्ड। Who appoints all India civil services personnel? Of course, President of India। उसी के नाम से सारे इंपॉर्टेंट पोस्टिंग होती है, इवन प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट, गवर्नर के अपॉइंटमेंट, चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट, सारे सीएजी, यूपीएससी चेयरपर्सन, चीफ इलेक्शन, जितने इंडिया में पोस्ट हैं सबके अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करते हैं। इवन जितने सिविल सर्वेंट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो सबके प्रेसिडेंट ही करते हैं।
प्यून से लेके सेक्रेटरी तक। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? ऑफ कोर्स आर्टिकल 17। और ये भी ध्यान रखो कि आर्टिकल 17 राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत आता है। फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड डोरी सिस्टम आर द मेजर कंसर्न ऑफ फेमिनिस्ट। और किसका होगा? यहाँ पे केवल एक ही है फेमिनिस्ट। ये सब इतना ये क्वेश्चन इजी बनाया है इन्होंने, इसके चलते कट ऑफ जाएगा हाई, क्योंकि अब हम लोग चर्चा करेंगे इस क्वेश्चन के बाद कट ऑफ की तरह। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन came into existence on January 31। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, आई थिंक 1992 में एक्ट पास होता है, तो 1993 के जनवरी में आ गया होगा, फिर भी चेक कर लेना। आपने देखा कि इसमें केवल 6 से 7 डिफिकल्ट क्वेश्चन छोड़ के इतने लड्डू क्वेश्चन है। आई थिंक इसमें 80 प्लस विल बी द गुड स्कोर। यदि आप जनरल कैटेगरी में हैं तो 80 प्लस से कम लाने पे आपको शायद मुश्किल होगी उत्कल यूनिवर्सिटी अदर्स में। बाकी उसी अनुसार से जो रिजर्व कैटेगरी में हैं उनको अपने से घटा लें, और यदि आप लोअर रैंक के कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आपको और लोअर पे हो सकता है।